गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना अपना रोल नंबर मैसेज में लिख दो। All of you kindly write your roll number in the chat. प्रशांत आप हो? प्रशांत प्रशांत त्यागी, आर यू प्रेजेंट? Sir, no, he is not in the meeting. चलो उसके बाद निशी है, निशी भाटी। Sir, नहीं, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। सौम्या? Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बेटा आप अपना केस फाइल जो बना के भेजा है उसको एक बार ओपन करके बैठो। Yes, sir. निकाल लिया? हाँ सर। वीडियो ऑन कर सकती हैं। सर यहाँ पे नेटवर्क इशू है। इशू है। आपका जो फाइल है उसको हम शेयर करें यहाँ पे? हाँ सर। ये आप ही का है ना? यस सर। अब ये बताओ, आपने ये जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखा है ये क्या है, कैसे है ये? हाउ इज इट? ओके, सर वो जितने सिम्टम्स थे उन्हें मैंने ऐसे अरेंज कर दिया एक जगह लिख के। प्रेजेंटिंग कंप्लेन का पहला रूल क्या है लिखने का, ये बताओ। हेलो सर जो पेशेंट अपनी दिक्कत लेके आ रहा है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। मेंशन तो करते हैं, लिखने का पहला रूल क्या है, कैसे लिखते हैं? अगर आप एफरिज्म नंबर 85 देखो, वहां आपको मिलेगा लिखा हुआ, each symptom should be written one by one. उसके बाद 86 में आप देखोगे, फिर वहां पे लिखा हुआ है that each symptoms written with certain gap so that you can fill it up. ये गैप और फिलिंग इसलिए कहा गया है ताकि आप उस सिम्टम को कंप्लीट कर सको जो उसमें आपने लिखा है। किसी में अगर सेंसेशन प्रॉपर नहीं है, किसी में मोडेलिटी नहीं है, then you have to ask afterwards when the patient will finish whatever he has to say. और तो इस तरीके से अगर आपने लिखा है, यहाँ देखो 1 लिखा है जो ऊपर, प्रेजेंटिंग कंप्लेन 1, पेन बिगिंस इन द, क्या है, राइट आई। ये सेकंड क्या है, ये ऑफेंसिव स्मेल अकम्पनीज बाय वोमिटिंग, ये सेकंड सिम्टम है, क्या है ये? सिम्टम है। तो ये अपने आप में आपको लगता है ये एक सिम्टम है ये? नहीं सर, तो कंप्लीट आप खुद सिम्टम लिख रहे हो इसको कि अकम्पनीड बाय वोमिटिंग, ऑफेंसिव स्मेल अकम्पनीड बाय वोमिटिंग, किस चीज का लिखा हुआ?
सर जितने भी सिम्टम्स थे मैंने एक जगह कर दिया है लिख के बस। इससे तो बिल्कुल किसी का सर किसी का पैर कहीं पे इकट्ठे हो गया ना बेटा। आपका इसमें सिम्टम का कोई भी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है इसमें सिम्टम ही कंप्लीट नहीं है। और ये जो हाँ सर। ऑफेंसिव इसमें लिखा हुआ है ना, ऑफेंसिव स्मेल, देखो मेरे केस में जो लिखा हुआ है, ये ऑफेंसिव स्मेल यहाँ जहाँ लिखा हुआ है दैट इज इन द एग्रावेशन। एग्रावेशन में है, ऑफेंसिव स्मेल से उसको एग्रावेट होता है। और अलग से लिखा हुआ है नीचे सेकंड सेंटेंस में, देखो लिखा हुआ है accompanied by vomiting, that means headache accompanied by vomiting। तो ये एक अलग पार्ट हो गया, और जो ऑफेंसिव स्मेल है ये एक अलग पार्ट है, वो तो एक अलग हेडिंग का वर्ड है और ये एक अलग हेडिंग का है। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो आप इसको अभी फर्स्ट, यही तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी पेशेंट बोला या यहाँ भी लिखा हुआ है कहीं भी है, सबसे पहले आप ट्राई टू फॉर्म, या जो भी अभी बाकी जिनका अभी नहीं चेक किया है, दे ऑल ट्राई टू फॉर्म presenting complaint in sequential order of symptoms, symptom number 1, symptom number 2, symptom number 3, और उस ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा और उस सिम्टम को ओके सर। कंप्लीट करोगे। यहाँ ये सिम्टम अगर आपने जो लिखा ना accompanied by vomiting, ये सबसे लास्ट में जाना चाहिए। और ये जो ऑफेंसिव स्मेल है ये इसके पार्ट ऑफ मोडालिटी में आएगा, एग्रावेशन में। अच्छा, इसके बाद आपने क्या लिखा है ये अब ये अगर गलत होगा, सबसे पहला दिक्कत ये कि अगर ये पार्ट गलत है तो इसके बाद का हर पार्ट जो है वो फॉल्ट हो जाएगा, फॉल्टी रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक अलग अलग चीजों में देखो, आपने यहाँ पे सिम्टम लिखा, सीरियल नंबर, हाँ सर। दैट मीन्स सीरियल नंबर 2 इज थ्रोबिंग एंड लीनियर, मतलब इट इज अ सेकेंड सिम्टम। हाँ सर, उसको अलग अलग उठा के और डाला था। एग्रावेशन को आपने थर्ड सिम्टम बना दिया। सर ये 1 में ही, मतलब स्टार्टिंग में 2 3 करके किया था, लेकिन वो मिस्टेक लगा मुझे तो मैंने उसे 1 के अंडर डाल दिया। आप यहाँ देखो ना, इसमें जो आपने 3 4 जो भी लिखा है, 5, एक ही सिम्टम को अलग अलग, हाथ अलग कर दिया, ये 1 इंडिविजुअल, पैर ये अपने आप में एक इंडिविजुअल, सर अपने आप में एक इंडिविजुअल। तो ये तो जी सर। सिर्फ पार्ट ऑफ सिम्टम स्कैटर्ड हो गया, यहाँ पे कोई भी सिम्टम अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में है ही नहीं यहाँ पे। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, यहाँ से ही वो दिक्कत है, यहाँ आके वो और गड़बड़ हो गया। सिम्टम ऑफ द केस, उसके बाद आपने एनालिसिस लिखा, एनालिसिस के बाद आपने इवेल्युएशन पे कर गए, बट एनालिसिस ऑफ केस है, एनालिसिस ऑफ सिम्टम कहाँ है? हेलो। हाँ सर। ये जो लिखा है आपने ना, ये दिस इज एनालिसिस ऑफ केस, चलो गलत है या सही है तो ठीक होगा, बट इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने बताया था एनालिसिस ऑफ सिम्टम। सर ये एनालिसिस ऑफ सिम्टम अकॉर्डिंग टू केंट सर नहीं मतलब हो पा रहा था, तो फिर इवैल्यूएशन किया। बेटा बगैर एनालिसिस के इवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। एनालिसिस नहीं सर करोगे। जैसे जो फॉर्मेट में हम लोग करते हैं सर, तो उसमें सर एनालिसिस ऑफ केस जो दिया रहता है, तो उसमें हम लोग कॉमन और कॉज ऑफ केस एनालिसिस ये करते हैं, उसके बाद से सर इवैल्यूएशन ऐसे आ जाता है, मतलब जो अभी तक हम लोग फॉर्मेट में करते आ रहे थे सर। अब अगर हम कल तक एक चीज को गलत तरीके से करें तो आज भी नहीं सुधरे, उसको हम वही करते रहे। नहीं सर, अब से नहीं होगा सर। हम तो यहाँ पे आपको टोटल एक रेफरेंस फॉर्मेटिंग में करके दिखा रहे हैं। आप जो कॉमन और अनकॉमन की बात कर रहे हो ना, दैट इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस अकॉर्डिंग टू कैंटेनियन मेथड। और ये जो ओके इवेल्युएशन कर सर। रहे हो ना,
ये बगैर एनालिसिस के पॉसिबल नहीं है। ये देखो आपने ये जो लिखा है ना, मेंटल, फिजिकल, जनरल, पार्टिकुलर, तो ये क्या है? इसी को तो हम एनालिसिस करते हैं जब हम सिम्टम को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल। ये डिवाइड करने का प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू बोनी-मोशन अलग है और डिवाइड करने का प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू केंट अलग है। In case of Boni-Hussain, we divide each symptom into its parts. जो कंप्लीट सिम्टम का पार्ट होता है, जिसका लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडालिटी, तो हम उसके पार्ट में ही उसको सेपरेट करते हैं इन ए बिगर सिम्टम, जिसको हम कहते हैं ग्रांड सिम्टम, जिसको हम कहते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम अकॉर्डिंग टू बोनी-मोशन, बिकॉज टोटलिटी में भी वही पार्ट होता है, लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडालिटी with addition to concomitant। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन का हर सिम्टम उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट करके इस टोटलिटी वाले कॉलम के उस सुइटेबल पार्ट में हम फिट कर देते हैं। वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन फिट हो गया, और प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बाहर जो सिम्टम इंपॉर्टेंट रह जाता है उसको हम लाके कॉन्कोमिटेंट में रखते हैं, एंड देन टोटलिटी अकॉर्डिंग टू बोनी-मोशन इज कंप्लीट। सर एक स्लाइड, बोलो। हेलो सर। हाँ सर मैंने एक और आपको भेजा था, उसमें मैंने बोनी-मोशन के मेथड से किया है। इसी में है, अलग है? दूसरा सर इसमें नहीं है, ये अलग से भेजा था आपको। उसी दिन भेजा था, अलग सर से री दूसरे दिन? केस, सर दूसरे दिन भेजा था, री केस प्रोसेसिंग करके होगा सर। अच्छा, दूसरे दिन होगा तो वो फिर अलग सीक्वेंस में रखा होगा, उसको हम देख लेंगे। तो बोनी-मोशन के अकॉर्डिंग समझ में आया। हम एनालिसिस क्या करते हैं? एनालिसिस करेंगे, Yes, डिवाइड सिम्टम्स इनटू इट्स डिफरेंट पार्ट्स, और टोटलिटी का हेडिंग बोनी-मोशन के अंदर भी, जो बोनी-मोशन का टोटलिटी का हेडिंग पता है क्या होता है? हेलो, हाँ क्या होता है बोनी-मोशन का टोटलिटी का हेडिंग? सर नहीं पता, कंप्लीट सिम्टम के अंदर आता है। कंप्लीट सिम्टम के अंदर तो आता ही है, कंप्लीट सिम्टम के बाहर। हमने लास्ट क्लास में आपको एक स्लाइड दिखाया तो था। बोनी-मोशन में जब हम टोटलिटी बनाते हैं ना, अभी इसको फिर हटाना पड़ेगा, अभी आप देख लो, देखो आप अगर पेन पेपर है जिसके पास, सभी लोग लिख लो। बोनी-मोशन में टोटलिटी का मेथड होता है, नंबर 1 कॉलम सबसे लेफ्ट में लिखना शुरू करो, लेफ्ट में लोकेशन लिखा, यस सर। उसके बाद लिखो सेंसेशन, मोडालिटी नहीं, उसके बाद लिखो एग्रावेशन, हेलो, हाँ सर। उसके बाद लिखो अमेलियोरेशन, और उसके बाद लिखो कॉन्कोमिटेंट्स। हो गया सर। अब देखो, अगर तुम्हारे पास 5 सिम्टम है, पहला सिम्टम है पेन इन हेड, दूसरा सिम्टम है एक्जिमा ऑन लेफ्ट हैंड, तीसरा सिम्टम है बर्निंग इन एब्डोमेन, उसके बाद का सिम्टम है हेयर फॉलिंग। तो जहां आपने लोकेशन लिखा है ना, तो इस पांचों सिम्टम का लोकेशन वहां पे अब 1 बाय 1 आ जाएगा। वहां पे हेड आ जाएगा, एब्डोमेन आ जाएगा, हैंड आ जाएगा, स्किन आ जाएगा, और आपका एब्डोमेन में जो पेन है वो आ जाएगा, हेयर आ जाएगा। सो 5 अगर सिम्टम है तो उस पांचों सिम्टम का लोकेशन, ऑल लोकेशन विल बी कलेक्टेड टुगेदर। जब हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिख रहे थे वो सब अलग अलग था। जब हम टोटलिटी लिखेंगे
तो अब वहां पे सारे सिम्टम का टोटलिटी जो लोकेशन है वो एक जगह आ जाएगा। ठीक है सर। सारे अब हर सिम्टम, पांचों सिम्टम में जो भी सिम्टम एंड सेंसेशन एंड कंप्लेन है वो इस वाले सेंसेशन एंड कंप्लेन वाले हेडिंग में आ जाएगा। ओके सर। अब हर एक सिम्टम में जहां जहां भी एग्रावेशन है पांचों का, वो सब एक साथ आ जाएगा। ठीक है सर। हर एक सिम्टम में जहां जहां एमेलियोरेशन है, अब यहाँ सब एक साथ आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद Yes, ये sir. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने जो केस में लिखा है डिजायर, एवर्शन, माइंड, ये एक्सेट्रा जितना भी लिखा है ये जो आपने, concomitant. वो सब कॉन्कोमिटेंट में आ जाएगा। एंड नाउ दिस इज द टोटलिटी अकॉर्डिंग टू बोनी हुसैन। अब यहाँ पे आप जो सेंसेशन के कॉलम में देखोगे तो सारा सेंसेशन एंड कंप्लेन इकट्ठे एक साथ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वो साथ में नहीं लिखा हुआ कि ये हेड का है कि फुट का है कि किसका है। इसी तरीके से आपने एग्रावेशन जो है सब इकट्ठे लिख दिया है। अब यहाँ पे वो क्लियर नहीं है कि ये एग्रावेशन हेड का है, फुट का है कि एब्डोमेन का है, एक जगह आ गया। हेलो। हाँ सर। और ये जो इकट्ठे करके लिख देते हैं तो देखो जहां मोडेलिटी है वहां तो एग्रावेशन आ गया, और Yes, जिस सिम्टम में मोडेलिटी नहीं था उसके लिए भी एग्रावेशन आ गया। हाँ सर, ऐसा हो सपोज जाएगा। कर लो कि एब्डोमेन में मोडेलिटी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे सारा मोडेलिटी तो एक साथ है। अब ये किसका है तो नहीं पता ना, तो ये हाँ एब्डोमेन के लिए भी लागू है। सब पे अप्लाई हो जाएगा सर फिर और वो। इसी को कहते हैं ग्रांड जनरलाइजेशन, इसी को कहते हैं ग्रैंड डॉक्ट्राइन ऑफ जनरलाइजेशन। एनालॉजी, कि Yes, अब ये एक चीज सबके लिए हो गया। हेलो। हाँ सर। तो ग्रांड जनरलाइजेशन जो आपने पढ़ा होगा रेपर्टरी में, वो समझ के आ रहा है? ग्रांड जनरलाइजेशन हाँ का सर। वो कॉन्सेप्ट गलत है कि लोग कहते हैं कि यहाँ का मोडेलिटी उठा के वहां रख दो। वो एक कॉन्सेप्चुअल चीज है। यहाँ का मोडेलिटी किसी का सर का उठा के पैर पे बोनी गुसा नहीं रख रहा है, बल्कि जब टोटलिटी बना रहा है वहां पे वो बाउंड्री लिमिट हटा दे रहा है कि इसका कौन किसका कौन, सबको इकट्ठे ला के रख रहा है। दैट मीन्स each modality and each sensation is now diluted for all. अब यहाँ वो सेपरेट नहीं रह गया, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रांड जनरलाइजेशन। यहीं पे जहां अब वो कंप्लीट सिम्टम में कोई चीज मिसिंग है वो अब यहाँ पे यूटिलाइज होगा टोटलिटी में। Yes, sir. बोनी हुसैन का ग्रांड जनरलाइजेशन इज फॉर टोटलिटी ऑफ सिम्टम, नॉट फॉर सिंगल सिम्टम। ओके सर। अब इसके अकॉर्डिंग फिर जब हम रेपर्टरी का स्टेप्स उठाते हैं, फिर वहां जिस तरह से आप बोनी हुसैन मेथड्स में रेपर्टराइज करते हो वहां करोगे। सो बोनी हुसैन में टोटलिटी बनने का तरीका क्या हुआ? आप एनालिसिस ऑफ सिम्टम करते हो और उस एनालिसिस ऑफ सिम्टम को इसके टोटलिटी के कॉलम्स में लाके फिट करते हो। Yes, वहां sir. एनालिसिस होता है, पार्ट्स ऑफ द सिम्टम विल बी सेपरेटेड इन इट्स एसेंशियल पार्ट्स, जो कंप्लीट सिम्टम को कहते हैं। वहां हर एक इंडिविजुअल सिम्टम स्कैटर्ड हो जाएगा अपने बेसिक पार्ट्स में, और वो बेसिक पार्ट क्या है उसका? लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडेलिटी। Sensation. Yes, sir. But this is not in case of Kentian method of analysis. केंट में हम क्या करते हैं? केंट में हर एक सिम्टम अपने आप में कंप्लीट सिम्टम के फॉर्म में रहेगा, but symptoms will be categorized according to the philosophy of generals of Kent. That means
केंट का इवैल्यूएशन एनालिसिस जो है वो सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू हायरार्की, अकॉर्डिंग टू गिवन इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स जनरल टू पार्टिकुलर। यस सर। तो हायरार्की क्या है? सबसे पहला केंट का डिवीजन क्या है जब एनालिसिस करते हैं कि सारे जनरल्स को एक जगह करो, पार्टिकुलर्स को एक जगह करो, और जो कॉमन है उसको एक जगह करो। अब जनरल्स में फिर उसने दो डिवीजन बताया है, वन इज कॉल्ड मेंटल जनरल, अनदर इज कॉल्ड फिजिकल जनरल। So Kent method of analysis of symptom is based on two things. One is called hierarchy and another is called its method of principles of physical general to particular. यहाँ सिम्टम्स को इंडिविजुअली नहीं तोड़ते बल्कि सिम्टम्स को उसके रुतबे के हिसाब से अलग अलग करते हैं। सिम्टम्स को उसके लोकेशंस के हिसाब से हम अलग अलग करते हैं। हेलो, हाँ सर। तो भी हम जब केंट मेथड से एनालिसिस ऑफ सिम्टम करते हैं तो हम एनालिसिस किस बेसिस पे करते हैं? कौन सा सिम्टम कौन से घर में पैदा हुआ, वो अगर इन द फैमिली ऑफ माइंड पैदा हुआ है तो वो उस कॉलम में जाएगा। अगर इन द फैमिली ऑफ फिजिकल जनरल पैदा हुआ है तो वो उस कॉलम में जाएगा। अगर वो पार्टिकुलर फैमिली में पैदा हुआ है तो वो उस कॉलम में जाएगा। और जो कॉमन टू ऑल है सिम्टम्स, वो एक कॉमन सिम्टम में बढ़ जाएगा। सो एनालिसिस ऑफ symptom according to Kent is divided into what? How many types? 4. Mental general, physical general, particular and common. And then after, when the second process is called evaluation. अब वहां पे जब आपने 4 भाग में बांट तो दिया, अब किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू कम है, किसका वैल्यू सबसे कम है, किसका वैल्यू नहीं है, इसके अकॉर्डिंग फिर हम एक डाटा, एक स्ट्रक्चर सेट करते हैं। और वो स्ट्रक्चर होता है, केंट कहता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू मेंटल जनरल का है, उसने फिक्स कर दिया। उसके बाद कहता है कि इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल जनरल। उसके बाद वैल्यू आता है पार्टिकुलर्स का। और तब केंट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में हम लिखते हैं मेंटल्स, फिजिकल जनरल एंड पार्टिकुलर। और जो कॉमन है अब यहाँ से हट जाता है। ओके सर। So in the analysis of symptom according to the Kent, there will be 4 parts, but in the evaluation of symptom according to the Kent, this 4th part will be separated and the 3 part will be arranged according to the hierarchy of Kent's concept of general to particular. अब वो general to particular का hierarchy क्या है कि in the general mental will be the topmost, second will be physical and the last one will be particular. अब आप जैसा कि आप अभी आप फाइनल ईयर में हो, अगर ये आप सेकेंड थर्ड ईयर में होते तो इतना काफी था, बट इन फाइनल ईयर यू मस्ट नो दैट अगेन केंट हैज क्लासिफाइड मेंटल जनरल्स और मेंटल सिम्टम्स इनटू डिफरेंट कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू हायरार्की। उसमें पता है ऊपर नीचे क्या है? विल, इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग। विल और इमोशन एक ही हो गया। उसके अंदर देखोगे सबसे पहला कैटेगराइजेशन है विल, इमोशन, दूसरा कैटेगरी हो गया इंटेलेक्ट और थर्ड कैटेगरी हो गया मेमोरी। यस सर। दैट मींस अगेन मेंटल सिम्टम इज डिवाइडेड इनटू
three category. Number one is will and emotion, number two is intellect, and number three is memory. अब वहां भी will का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यस सर, इंटेलेक्ट का उससे कम है और मेमोरी का उससे भी कम है. यस सर. अब अगेन आप अगर थोड़ा सा एडवांसमेंट देखोगे केंट में, तो विल इज अगेन डिवाइडेड इनटू सर्टेन टाइप ऑफ कैटेगराइजेशंस. यस सर. उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग विल एंड वीक विल. नहीं, स्मॉल वीक नहीं. विल के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जो हाईएस्ट ग्रेड का, वो होता है परवर्शन. ओके सर. So if there is a perversion in the will, that will be the topmost. और again perversions में different type of perversions हो सकता है, जिसके अंदर जो सबसे upper level पे आता है, that is called perversion of sex. So sexual perversion is at the topmost level in Cantinian method of evaluation of symptom. यस सर. So इस एनालिसिस ऑफ सिम्टम में केंट और बोनी-हुसेन्स के मेथड में अब और कोई डाउट है आपको, या और भी जो सुन रहा है उसमें किसी को? सर तो जो हम लोग बोनिंग-हुसेन में करते हैं, तो वहाँ पे इवैल्यूएशन का फिर कोई मतलब नहीं हो गया सर, वो एक जगह बन गया. बेटा, टिल द टाइम ऑफ बोनी-हुसेन in the system of homeopathy, there was no evaluation of a symptom as Cantinian method. बोनी-हुसेन्स के टाइम पे, हनीमैन के टाइम पे जो इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम था, जिसको हनीमैन ने बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया है एफरोजम नंबर 153 में. यस. ठीक है. सो for repertorization purpose, for totality according to बोनी-हुसेन, वहां पे इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम का प्लेस नहीं है. बट ओके सर. हनीमैन के टाइम पे जो इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम का मेथड हनीमैन ने डिस्क्राइब किया था, वो एफोरिज्म नंबर 153 में सबसे पहला दिया हुआ. इवेल्युएशन क्या किया बोनी-हुसेन ने, हनीमैन ने, सॉरी, सिम्टम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया. वन इज कॉल्ड striking, uncommon, singular, peculiar characteristic symptom, and another he is called general or vague symptom. यस सर. ठीक है. ये इसका एक इवेल्युएशन है जो बोनी हनीमैन ने इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम को किया. all those symptoms which are characteristics, all those symptoms which are peculiar, singular, they will take part in making totality. वेग सिम्टम नहीं होगा, वहीं से हटा दिया, सेपरेट कर दिया. और अगेन आपको बताएंगे इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स जो हनीमैन ने किया, दैट इज एफोरिज्म नंबर 213 का फुटनोट. एफोरिज्म है. यस सर. 213 का फुटनोट देखो क्या लिखा हुआ है. वहां पे देखो हनीमैन ने बताया है कि अगर किसी पेशेंट का डिस्पोजिशन सर 213 में तो सर 213 का फुटनोट नहीं है सर. है. नहीं तो है, देखो 10 एकोनाइट विल सेंडम और नेवर प्रोड्यूस करके जो लिखा हुआ है. हेलो. हाँ सर. मिला 213 पे नहीं बेटा फुटनोट. हाँ सर मिला. देखो वहां पे लिखा हुआ. तो उस फुटनोट पे देखो हनीमैन अगेन, दिस फुटनोट इज a part of evaluation of symptom according to हनीमैन. और वहां पे देखो क्या कहता है कि अगर symptoms of disposition उस ड्रग का नहीं मैच करता है या contradictory है, then the medicine will not be prescribed for that condition. यहाँ पे देखो उसने कह रहा है कि अगर ये कंडीशन है जो कि अपोजिट टू पल्साटिला है, देन पल्साटिला इज नॉट द रेमेडी, चाहे वो पल्साटिला का फिजिकल सिम्टम कितना भी मैच कर जाए.
So Yes, in sir. this aphorism, Hahnemann has emphasizing the role of disposition. That means जिस रेमेडी का सपोज कर लो आपके पास एक केस आया जिसके अंदर डिस्पोजिशन का 2 सिम्टम है जो पल्साटिला से मैच करता है, लेकिन फिजिकल जनरल्स का 5 सिम्टम है जो ब्रानिया से मैच कर रहा है। फिजिकल जनरल का 2 सिम्टम है अगर नक्स से मैच कर रहा है, या फिर सपोज कर लो फिजिकल सिम्टम ऑल नक्स से मैच कर रहा है, तो नक्स वोमिका विल नॉट बी द रेमेडी, pulsatilla will be the Yes. remedy, Yes, sir. because pulsatilla and nux vomica or pulsatilla and brainia are having exactly opposite disposition. Yes, sir. So again here what he is saying, out of all the symptoms he is giving the importance of symptoms of disposition. Yes, sir. That is called evaluation. So Hahnemannian time पे evaluation of symptom, Hahnemann has mentioned very strongly in 2 places, and the first place is called aphorism number 153. 153. And the second is aphorism number 213. 213. footnote. इसका footnote. तो वहां सबसे पहले कहा कि सिम्टम कौन सा आएगा, उसको कैटेगराइज कर लो, आएगा कौन सा, उसके लिए हनीमैन ने क्लियर कट कह दिया, स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, कैरेक्टरिस्टिक, अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और उसके अंदर से फिर कह दिया कि जो सिम्टम डिस्पोजिशन का होगा दैट विल बी ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस। यस सर, ठीक है। सो हम जब अकॉर्डिंग टू बोनी-हुसैन टोटलिटी बनाते हैं तो उसमें जो हम लोकेशन सेंसेशन मोडेलिटी में लेंगे वहां पे हम ऑलरेडी एक इवैल्यूएशन कर चुके होते हैं, दैट इज वी आर टेकिंग ओनली द सिम्टम्स दैट इज अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक, नॉट जनरल और वेग सिम्टम। सो वेग सिम्टम्स हटा देते हैं, वो वहां पे ऐड नहीं होगा, जिसको आप कहते हो केंट के लैंग्वेज में कॉमन सिम्टम, वो वहां इंक्लूडेड नहीं होता। और disposition and mind always occurs during Boning-Hussein's method of totality in case of physical complaint as a concomitant. ओके सर। अगर वो डिजीज माइंड का ही होगा तो फिजिकल सिम्टम जो है वो कॉन्कोमिटेंट के फॉर्म में आ जाएगा। वो एक अलग मेथड तरीका है, जब फिर कभी डिस्कस करोगे और टाइम से में तो बता देंगे। सो व्हेन वी आर राइटिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम, directly analysis of symptom goes into totality according to Boning-Hussein because of or according to the concept of grand generalization, while in case of Kentinian method we analyze the symptom according to hierarchy, according to the principles of general to particular, and then we arrange the symptom according to this hierarchy, keeping the parts of the symptom intact for each individual symptom, और जिसको हम फिर एक फॉर्मेशन देते हैं मेंटल, फिजिकल जनरल और पार्टिकुलर का। यस सर। एनीथिंग एल्स? सर अब क्लियर हो गया। चलो, तो अब आप इसको सबसे पहला मेरा कोशिश है कि आप सबसे पहले कंप्लीट सिम्टम को पिक करना सीखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ में। जब आप क्लिनिक पे एक पेशेंट देखोगे ना, केस टेकिंग कर तो लिया, जब रिपोर्टाइज करने जाओगे तो वहां पे फिर आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाओगे इफ यू आर नॉट हैविंग पिक्ड द कंप्लीट सिम्टम।